स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के राष्ट्रवादी या ये कहें कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि के रूप में आधुनिक काल में जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी काव्यधारा जो छायावाद के समानांतर 1920 से 1940 के मध्य हिंदी साहित्य में चलती है। रामधारी सिंह दिनकर के अलावा राष्ट्रवादी कवियों में सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त गिने जाते हैं। उन कवियों में से एक हैं राष्ट्रवादी काव्यधारा के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्योंकि किसी भी कवि या लेखक या साहित्यकार के बारे में जानना है तो कम से कम सबसे पहले तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो कवि या साहित्यकार किस काल विशेष से संबंध रखता है या किस काव्यधारा से संबंध रखता है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जो है लेखक या कवि के जन्म के बारे में, दिनकर जी के जन्म के बारे में जानते हैं। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव जिला मुंगेर बिहार प्रदेश में हुआ और बचपन में इनका नाम, पारिवारिक नाम जिसको कहते हैं, नंद था। कई बार छोटे क्वेश्चन में ये आ जाता है। अब आइए जानते हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या परिवार में उनके कौन कौन थे। दिनकर जी के पिता का नाम श्री रवि सिंह था जो बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए, और उनकी माता का नाम मनरूप देवी था और अल्पायु में इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था श्यामा देवी और इनके जो है दो बेटे थे। एक का नाम राम सेवक था, दूसरे का नाम केदारनाथ था, और दो बेटियां थी। एक बेटी का नाम विनीता और दूसरी का नाम विभा था, और दिनकर जी के दो भाई थे। अब बात करते हैं दिनकर जी की शिक्षा कहाँ। रामधारी सिंह दिनकर की जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, सिमरिया गांव में, और उसके बाद वो हाई स्कूल के लिए 1928 में मोकमा घाट हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा पास की। यहाँ से इन्होंने 10वीं पास की है मोकमा घाट हाई स्कूल से। और 1932 में रामधारी सिंह दिनकर पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स पास की और उसके बाद ये उच्च विद्यालय में प्राचार्य बने। इसके बाद 1934 में रामधारी सिंह दिनकर सब रजिस्ट्रार मधुबनी बने। मधुबनी जिले के सब रजिस्ट्रार के पद पर ये आसीन हुए और 1947 में ये बिहार सरकार के प्रचार विभाग में उप निदेशक के पद पर भी बने या इनको उपनिदेशक के रूप में चुना गया। और 1950 में ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। मुजफ्फरपुर कॉलेज बिहार में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। एक जिला है मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर भी जिला है। मुजफ्फरनगर है वो उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरपुर बिहार में। कई बार विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं, संदेह में आ जाते हैं। ये बिहार में है मुजफ्फरपुर। और 1952 में रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सदस्य चुने गए और 1964 में इनको भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी सेवा देने का अवसर मिला। और आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को उनके रचना संसार या साहित्य साधना पर कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले हैं। 1959 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और 1973 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 24 अप्रैल 1974 को राष्ट्र कवि हमसे विदा हो गए, इनका देहांत हो गया रामधारी सिंह दिनकर का। और हमारे लिए एक बड़ा रचना संसार या जो है साहित्यिक धरोहर वो छोड़ के गए। प्रमुख रूप से यहाँ कुछ काव्य संग्रह है जिनमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य हैं, उनको ही रखा गया है। रश्मि रथी
प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, शामधेनी, द्वंद्व गीत, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नील उनके पत्ते, नील कुसुम, मिट्टी की ओर, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कविता, आत्मा की आंखें, हारे हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम आदि काव्य संग्रह। इसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय और कई गद्यात्मक पुस्तकें भी लिखी हैं और बाल साहित्य भी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। अब आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में आता है राष्ट्रीयता की भावना। ऊपर हमने बात की है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य में राष्ट्रीय चेतना भरी पड़ी है और उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना देश को जागृत करने के, देश के लोगों को आजादी के लिए प्रेरित करने और साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए और देश में व्याप्त विषमताओं से लड़ने के लिए जो है राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना चाहा है। देश में जितनी भी असमानता उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। और भारत भूमि की प्राचीन इतिहास की, प्राचीन संस्कृति के गौरवगान करके भारतीयों को जागृत करने का प्रयास रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविताओं के माध्यम से करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और वो कहते हैं एक कविता में, गरज कर बता सबको मारे किसी के मरेगा नहीं हिंद देश। गरज कर बता सबको मारे किसी के मरेगा नहीं हिंद देश, लहू की नदी तैर कर आ गया है कहीं से कहीं हिंद देश। इनकी भारत भूमि की प्रशंसा की है प्रस्तुत कविता में। अब उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की साहित्य की अगली विशेषता है जन जागृति। प्रिय विद्यार्थियों, 18वीं शताब्दी जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो जागरण चला था और वो द्विवेदी युग से आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रवादी काव्यधारा और छायावाद तक भी उसका प्रभाव चलता है। और उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति जो छायावाद और इससे राष्ट्रवादी कविता के पूर्ववर्ती साहित्य में मिलती है उसका प्रभाव, और दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन और जितने भी इस समय के सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के जो आंदोलन चले थे उनका प्रभाव उस काल के सभी कवियों पर नजर आता है। और वो है उनकी जो जन जागृति की जो बातें हैं या ये जन जागरण के लिए जो उन्होंने साहित्य रचा है वो अपने आप में अनूठा है। और रामधारी सिंह दिनकर ने भी जो है जो भी सामाजिक या धार्मिक असमानता है उसके ऊपर करारी चोट की है। और आर्थिक विषमता, जो आर्थिक असमानता है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो इसके ऊपर उन्होंने करारी चोट की है। और साम्राज्यवाद की नीति का विरोध अपनी कविताओं में करते हुए नजर आते हैं। और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कि देश के लोगों को जो है अपने लालच छोड़कर, अपने व्यक्तिगत लाभ छोड़कर देश की आजादी और देश के हित के लिए एक साथ एकता के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्होंने लोगों को जागरूक किया है। और आर्थिक असमानताओं, विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विसंगतियों को से दूर जाकर एकता और भाईचारे का संदेश इन्होंने अपनी कविताओं में दिया है। उसके बाद अगली विशेषता है मानवतावाद की भावना। मानवतावाद की भाव कि रामधारी सिंह दिनकर एक मानवतावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं और मानवतावाद के भाव उनकी कविताओं में भरे पड़े हैं। और रश्मिरथी जो काव्य है उसमें भी मानवतावाद के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमने यहाँ से कुरुक्षेत्र जो इनका प्रबंध काव्य है उसका ये प्रसंग रखेंगे कि कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का जो युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में जो उसके कथानक के अनुसार दिखाया गया है कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, कि ये युद्ध जो है इस संसार में क्यों हो रहे हैं, युद्ध की आवश्यकता ही क्यों है। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद विजय प्राप्त करके भी युधिष्ठिर को वो संतुष्टि नहीं मिल रही और वो पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं और अपने बेचैनी का, अपनी पीड़ा का अपराध बोध करते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए भीष्म पितामह के पास जाते हैं जो बाण सैया पे लेटे हुए। उनसे जो है युद्ध के कारणों का वो उल्लेख कर रहे हैं और स्वयं को सब अपराध बोध स्वरूप ये मानते हैं कि इस युद्ध, ये जो
जान माल की हानि हुई है, ये जो विभीषिका हुई है, इस सब का कसूरवार या इस सब का कारण मैं ही हूं, और वो पश्चाताप कर रहा है। कुरुक्षेत्र महाकाव्य आधुनिक काल में नए तरीके से क्यों लिखा? कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध ये हुआ, और उसके बाद जो हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए, उनके का जो संसार विश्लेषण कर रहा था, पूरे संसार के जो विशेषज्ञ थे या मानवतावाद के पक्षधर जो लोग थे, वो विश्लेषण कर रहे थे कि युद्ध के कारण क्या है। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन युद्ध होता है, उसमें जान माल की हानि होती है, और विभिन्न जो क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जहाँ पर युद्ध होता है, वहाँ के बच्चे अनाथ होते हैं, विधवाएं औरतें विधवा होती हैं, और एक बहुत बड़ी आपत्ति युद्ध छोड़कर जाता है, बड़ी मुसीबतें छोड़कर जाता है। तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि कारण एक नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। ये आग लंबे समय से सुलगती आ रही होती है, और कोई चिंगारी मिलती है तो वो आग भड़क जाती है। इसी प्रकार युद्ध के कारणों को न जानकर युद्ध से टलने के क्या उपाय हो सकते हैं, उन बातों की जो मानवतावाद के लिए हितकर है कि सृष्टि पर मानवता इंसानियत बनी रहे, ये बात अपने काव्य या अपनी कविताओं, अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को समझाते हुए या संदेश देते हुए रामधारी सिंह दिनकर नजर आते हैं। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का चित्रण। भारतीय संस्कृति में सत्य, परोपकार, मानवतावाद और कर्मवाद और भोगवाद, तो ये जो विशेषताएं हैं वो उनका प्रचार प्रसार अपनी कविताओं के माध्यम से ये करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और भारतीय संस्कृति का और भारतीय इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास संस्कृति का वो खुलकर अपनी कविताओं में प्रयोग करते हुए नजर आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। और भारतीय संस्कृति की जो अच्छी अच्छी बातें हैं विभिन्न कविताओं में, उनके उदाहरण, उनके प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर ने उठाए हैं। और एक कविता में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, और सिखाओ भोगवाद की रीति जन जन को, और सिखाओ भोगवाद की रीति जन जन को। अंग्रेजी शासन काल में जो भोगवाद की जो रीति, जो आदत सिखाई थी, उससे आगे बढ़ते हुए कि भारतीय संस्कृति में क्या है कि करें विलीन देह को मन में, करें विलीन देह को मन में, कि शरीर को मन में विलय कर दिया जाए, नहीं देह को मन को, नहीं मतलब मन को देह में विलीन मत करो, उनकी देह को, शरीर की आवश्यकताओं, जो शरीर की आवश्यकताएं उनको मन से मिटा दी जाए। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने कहा कि दुखों का कारण इच्छाएं हैं और इच्छाओं का कारण है इंद्रियां। इसी प्रकार कबीर ने भी कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 प्रकार के जो विकार हैं, ये विभिन्न इंद्रियों से आते हैं, और इनको समाप्त करने से ही मनुष्य जो है महान बनता है। और भारतीय संस्कृति में ये चीजें बहुत संतों के माध्यम से, नाथों के माध्यम से, विभिन्न जो धार्मिक और सामाजिक जो महापुरुष हुए, और जितने भी जो है धार्मिक प्रचारक हुए, तो उन्होंने इस शरीर के, इन इंद्रियों के भोग विलास से दूर जाकर कर्म योग में भाग्यवाद से ऊपर उठने का और कर्म योगी बनने का जो संदेश दिया है। विभिन्न जो सांस्कृतिक पहलू जो भारतीय संस्कृति में है, उनका उल्लेख अपनी कविताओं में रामधारी सिंह दिनकर जी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति। रामधारी सिंह दिनकर जहां पर भी अन्याय, असमानता दिखाई देती तो उनका खून खोल जाता है, और वो आर्थिक समानता या जातीय असमानता, जितनी भी प्रकार की असमानता नजर आए, तो वो जो शोषित और पीड़ित वर्ग है उसका पक्ष करते हैं, और दूसरा जो शोषक वर्ग है उसका वो विरोध करते हुए नजर आते हैं, पूंजीवाद का विरोध करते हैं। और शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए वो अपनी कविता में कहते हैं कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। कि कुत्तों को तो यहाँ दूध मिलता है, लेकिन भूखे बालक जो भूख से व्याकुल है, वो माँ की हड्डी से चिपक ठिठुरते हुए जो है सर्दियों की रात बिता रहे हैं। ये भारत देश का हाल है, उस समय भी वही था, और आज भी जो आर्थिक असमानता के कारण जो पीड़ित शोषित वर्ग है, आज भी उसके यही हाल है। उसके बाद अगली विशेषता है क्रांति की भावना।
रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से जो असमानता है, चाहे वो सामाजिक असमानता है, चाहे आर्थिक असमानता है, उन सब के प्रति जो है वो विद्रोह करते हैं और विद्रोह और क्रांति लेकर आना चाहते हैं। और उनका विचार है कि जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि संसार में जो भी बदलाव आए हैं वो सारे विभिन्न क्रांतियां हुई हैं, चाहे आप रूस की क्रांति देखें, चाहे आप फ्रांस की क्रांति देखें, या पूरे अंग्रेजी साम्राज्य में साम्राज्यवाद की जो समाप्ति हुई अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकी देशों में या दक्षिण पूर्व एशिया में, सभी में जो क्रांति आई है और नए बदलाव आए, राजतंत्र व्यवस्था से निवेशवाद से छुटकारा मिला, लोकतंत्र व्यवस्था आई, वो सब क्रांति के कारण ही आई है। और जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक जो है मानवता या मानवता का हित नहीं हो सकता। और इसीलिए जो कुछ लुटेरे और जो शोषण करने वाले या अपना लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं उनके प्रति जो है बदलाव की मांग है, और वो तरीका जो है रामधारी सिंह दिनकर है कि वो क्रांति हो। और वो अपनी कविताओं में कहती है रस को सोखता है, रस को सोखता है मही का, मही धरती का कौन रस सोखता है? भीमकाय वृक्ष, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनको बहुत ज्यादा रस चाहिए, और उसकी सिराएं तोड़ो, उसकी जो है टहनियों को तोड़ दो और डालियों को कतर दो, यानी कि उस पेड़ को ही उखाड़ दिया जाए, उसको तहस नहस कर दिया जाए, कि बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनके जो है काम धंधों को नष्ट कर दिया जाए, उनके फैक्ट्री इत्यादियों को जो है तहस नहस कर दिया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए, कि बड़े बड़े जो साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण करने वाले पूंजीपति लोग हैं उनका सर्वनाश कर दिया जाए। इसलिए पूंजीवाद का विरोध करते हुए भी रामधारी सिंह दिनकर जी नजर आते हैं। उसके बाद है अंतिम जो उनकी विशेषता है वो है भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर जो है हिंदी के और हिंदुस्तानी या खड़ी बोली के जो है मुखर कवि के रूप में जो जाने जाते हैं, इसलिए उनकी जो शब्दावली है वो तत्सम शब्दावली, तत्सम यानी संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द प्रधान शब्दावली है, और उसके साथ साथ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने भावों के अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और अपनी पूरी वाणी में उनकी कविताओं में ओज गुण प्रधान नजर आता है, वो ओज गुण प्रधान शब्दावली है। इसके साथ साथ रामधारी सिंह दिनकर छंद या अलंकार योजना लेकर नहीं चले हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना था, और उसी लिहाज से जो छंद और अलंकार आए हैं उनके साहित्य में, उनकी कविताओं में, वो स्वाभाविक है, जिसको हम न्यास ही कहते हैं, नेचुरल रूप से जो आगे वो कोई छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र लेकर नहीं चले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इस व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। फिर वही बात दोहराता हूँ जो हर साहित्यकार के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में बोली जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक के जो पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट, ये सारे के सारे आप जब परीक्षा में लिखोगे, इसको एक अनुच्छेद या पैराग्राफ के रूप में आप लिखेंगे। ये पॉइंट सिर्फ आपको याद करने के लिहाज से बनाए हैं, बाकी का क्वेश्चन आप ऐसे कैसा लिख सकते हो। सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे, और उम्मीद करता हूं आप सभी के जो सवाल होंगे रामधारी सिंह दिनकर के जीवन और साहित्यिक परिचय को लेकर, उन सभी का निदान या निवारण ये व्याख्यान आपको देगा। आप सभी का धन्यवाद।